हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम अजय है एंड आप देख रहे हैं जीके एसएसपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। जो हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था उसके मैं एक सेट ऑलरेडी इसका एमसीक्यूज़ ले चुका हूं एंड दैट विल बी द लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ एमसीक्यूज़ बेस्ड। इससे पहले हमने पहला यूनिट 5 क्लासेस में आई थिंक ख़त्म किया था। ये हमारे दूसरा पार्ट है एमसीक्यूज़ का। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि JNK में कंटेंट की नीड है। ठीक है, कॉपी नहीं भरनी है, कंटेंट को सीखना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। साथ साथ आपको आंसर करने हैं और देखना है कि आपका स्कोर कितना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विच आर द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल्स इज इन मोशन फॉर सम टाइम। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो जीरो हो सकती है अगर कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी चीज़ मोशन में होते हुए भी, कोई चीज़ चल रही है लेकिन तो भी उसकी कौन सी चीज़ जीरो हो सकती है। ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट सेट में भी था। डिस्टेंस तो कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर है, स्पीड भी होगी, नन भी इसका आंसर नहीं है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसका आंसर है बी एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। स्पीड इन जनरल इन मैग्नीट्यूड देन दैट ऑफ द वेलोसिटी। तो जो स्पीड होती है इन जनरल में मैग्नीट्यूड के हिसाब से, अगर मैग्नीट्यूड को देखूं तो वो वेलोसिटी से क्या होती है। स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेलोसिटी से इन जनरल क्या होता है, इक्वल होता है या ग्रेटर और इक्वल होता है या स्मॉल होता है, नन होता है। तो आपको पता है स्पीड वेलोसिटी में भी जीरो हो सकती है, लेकिन स्पीड अगर चलेगी वो जीरो नहीं होगी। तो स्पीड हमेशा या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन होती है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, इसमें डिस्टेंस आता है। स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। दोनों मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। साथ साथ आपको आंसर करने हैं एंड अपना स्कोर चेक करना है कि आप कहाँ पे फॉल करते हो। क्वेश्चन देखिए, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको न्यूटन्स के लॉ बहुत अच्छे से समझाए थे। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक होंगे, आप जाके पूरे वीडियोस देख सकते हो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जैसे कि आपको पता है कि हमने इसका पेड कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसको हम 2.5 मंथ में कंप्लीट करने वाले हैं विद रिवीजन। और एक ऐसा कंटेंट जो पूरे JNK में आपको नहीं मिलने वाला, इस चीज़ की हमारी गारंटी है। और सिलेक्शन इसको पढ़ने के बाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स द टू फोर्सेस नेमली एक्शंस एंड रिएक्शंस कमिंग इनटू एक्शन व्हेन द टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, दीज टू फोर्सेस आर। तो मैंने ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एज इट इज आपको समझाया भी था कि जो आपका फोर्स लगेगी वो अलग अलग दो ऑब्जेक्ट पे लगेगी और दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। अगर इस साइड बुलेट फायर करोगे तो बुलेट का फायर इस साइड हुआ, लेकिन झटका पीछे आपकी बॉडी पे लगेगा। तो दोनों अपोजिट होती हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन में। इसका आंसर भी बी रहेगा। फिलहाल सबके आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा। इस क्या बोल रहा है, एक वाटर टैंक है जो पानी 2/3 फिल है पूरा पूरा, और वो मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। जैसे ही हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं उसकी, ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगाई उसके बाद क्या होता है, द वाटर टैंक वुड, जो वाटर टैंक का वो क्या होगा, मतलब जब उसकी ब्रेक लगाई, जो उसकी एप्लीकेशन थी ब्रेक लगाई, तो उसके बाद एक गाड़ी चल रही थी अपनी स्पीड में। जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई करा तो जो वाटर टैंक है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्या वो पिछली साइड जाएगा, क्या वो अगली साइड जाएगा, या वो रेस्ट पे आएगा या अनअफेक्टेड रहेगा। तो कॉमन सी बात है, जैसे चलती गाड़ी में ब्रेक लगाओगे, जैसे ये पानी पड़ा हुआ है तो ये अगली साइड गिरेगा, ऐसे ऊपर बाहर निकल कैसे गिरेगा। जैसे गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी ब्रेक लगाते हो तो आप अगली साइड गिरते हो। इसका आंसर आएगा मूव फॉरवर्ड। आई होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे। कॉमन सेंस के क्वेश्चन अभी अगर आपने अच्छे से हमारे यूनिट देखे हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। आगे देखो, बोलता है द सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड इन द कार सो दैट इफ द कार स्टॉप्स सडनली ड्यू टू एन इमरजेंसी ब्रेकिंग द पर्सन स्टार्टिंग ऑन द फ्रंट सीट्स आर नॉट थ्रोन फॉरवर्ड वाइल। तो फॉरवर्ड नहीं जाता, फॉरवर्ड वायलेंटली नहीं होता है, सेव फ्रॉम द गेटिंग इंजरी, जो उसको इंजर होने से सेव कर लेती है। कैन यू गेस द लॉ ड्यू टू विच अ पर्सन फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द सडन स्टॉपिंग ऑफ द कार। ऐसा कौन सा लॉ उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा होता है। गाड़ी में सीट बेल्ट आपको दी जाती है ताकि गाड़ी रुके, आप
गाड़ी के बाहरली साइड ना गिरो। जैसे आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हो, आप सबको पता होगा, जैसे एकदम से ब्रेक लगाओगे आप अगली साइड गिरोगे। तो ऐसा किसको देख के बनाया गया कि सीट बेल्ट लगाओ, ऐसा होगा तो ये नहीं होगा। तो वो क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड, नन। तो इसका आंसर है न्यूटन फर्स्ट लॉ। कैसे, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप एमसीक्यूज तो करोगे ही करोगे, इसके साथ साथ आप लोग कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज भी करोगे, सीखोगे भी। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, पूरे एनिमेशन के साथ समझाई थी आपको बातें। तो मैंने आपको बोला था अगर कोई गाड़ी चल रही है, आप रुकोगे एकदम से तो आप अगली साइड झटका खाओगे, एकदम से चलेगी तो पिछली साइड झटका खाओगे। तो ये क्या है, इनर्शियन रेस्ट और इनर्शियन मोशन, यही तो है न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगर मैं इसमें और डीप जाके पूछूं तो इसका आंसर होना चाहिए इनर्शियन मोशन की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि पहले आप मोशन पे थे, जैसे आप रेस्ट में रहने की कोशिश करते हो तो आपको इनर्शियन मोशन की वजह से आप आगे झटका लगता है। तो आंसर इसका आएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में सब, जब हम एक बैलून के ऊपर हैंड से प्रेस करके फोर्स लगाते हैं तो उसकी एक शेप, रेगुलर शेप चेंज होती है। देखो शेप चेंज होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो वो कौन सी फोर्स होती है, वो होती है आपकी बैलेंस्ड फोर्स। कौन सी होती है, बैलेंस्ड फोर्स। तो जब आप एक जैसी फोर्स लगाते हो तभी ऐसा होगा। एक साइड से कम फोर्स लगाओगे, एक साइड से पूरी फोर्स लगा दोगे तो वो ऐसे अपने साइज को चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा। साइज वैसे ही रहेगा, शेप वो अपनी चेंज नहीं करेगा। तो चेंज शेप तब करेगा जब बैलेंस फोर्स लगेगी दोनों साइड, तभी वो अपनी शेप को चेंज करता है। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो वो अनबैलेंस फोर्स होगी। ध्यान से सुनना, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वो फोर्स कौन सी होगी, वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई चीज़ कंटिन्यू मूव में तो मूव में रहेगी, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पर बाहर से फोर्स ना लगाओ। लेकिन वो रहा है कि चलती हुई चीज़ अपने आप रेस्ट में आ जाती है कुछ टाइम के बाद। कैन यू चूज द करेक्ट रीजन फॉर द स्टॉपेज ऑफ साइकिल। तो इसकी क्या वजह है कि वो अपने आप साइकिल रुक जाती है। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था कि आपको कोई भी चीज़ की फोर्स लगती है, या तो वो फ्रिक्शन की फोर्स, जैसे एयर रेजिस्टेंस होता है, एयर आपको रोकती है। गाड़ी से हाथ बाहर निकालना, देखना एयर का प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, एक तो उसकी वजह से रुकती है। तो पहला तो सही है। देख लो पहला किस किस में है, इसमें नहीं है पहला, इसमें है, इसमें भी है, तीनों में है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटेशन अर्थ उसको खींचती है। देखो अर्थ की जो ग्रेविटेशन है वो अप एंड डाउन में लगती है, अप एंड डाउन में लगती है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, खैर सेकंड वाला। आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स लगती है रोड की, बिल्कुल जो रोड का फ्रिक्शन होता है वो लगता है इसके ऊपर, तो ये सही है। देखो फर्स्ट और सेकंड किस में दे रहा है, बाकी तो यही आंसर हो गया आपका, फर्स्ट और सेकंड मिलके आपको, बाकी तो आउट हो गए, क्योंकि मुझे ऑप्शन में वो दिखा ही नहीं। सेकंड भी सही था आंसर, ये तो मुझे पता था कि फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी रुकती है, एयर की रेजिस्टेंस की वजह से रुकती है। तो हीट का कोई लेना देना नहीं इन्वायरमेंट से इसको रोकने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपका मोमेंटम का मेजरमेंट यूनिट क्या है। तो मोमेंटम क्या होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बीच में। तो क्या होता है, मोमेंटम आपका होता है, जिसको मैं पी से नोट करता हूँ, स्मॉल पी से, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यूनिट बताना था, मास क्या हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। आज सारे ऑप्शन बी आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते फिर। द इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो किस पे डिपेंड करता है आपका इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो इनर्शिया ऑफ मूविंग हमेशा आपका मास पे डिपेंड करता है। मैंने आपको जब ये बताया था तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, स्टार्टिंग की वीडियो देखना, मैंने बताया था न्यूटन फर्स्ट लॉ में। तो ये मास पे डिपेंड करता है, इनर्शिया आपका मास पे डिपेंड करता है। चलो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, इनर्शियन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। चलो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ वैसे भी। आगे बोला, देयर विल बी चेंज इन स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन बाय जीरो फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स। मैंने आपको बोला था जब डायरेक्शन चेंज होगी, अभी जस्ट ऊपर बोला मैंने, डायरेक्शन चेंज होगी तो वो कौन सी फोर्स की वजह से होगी, अनबैलेंस। और अगर शेप चेंज होगी तो किसकी वजह से, बैलेंस फोर्स। तो ये याद रखना छोटा सा कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका, एक मिनट रुकना, जो आपका रॉकेट होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मैंने आपको बताया था न्यूटन थर्ड लॉ की जब एग्जांपल दी थी, मैंने बोला था प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, मोमेंटम के ऊपर होता है, लेकिन कौन सा, लीनियर मोमेंटम के ऊपर काम करता है। ठीक है, वेलोसिटी भी गलत था, मास भी गलत था, एनर्जी भी गलत था। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम याद रखना, ये आपके रॉकेट का प्रिंसिपल होता है।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है खास। ये क्वेश्चन देखना, एक ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू रहेगा टू एक्सेलरेट अंटिल द, वो तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैंने बताया था, कोई चीज़ अगर रनिंग में है तो वो रनिंग में रहेगी। बोल रहा वो कंटिन्यू चलता रहेगा कब तक, जब तक वेलोसिटी चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। ऐसा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड नहीं होगा एक्सटर्नल से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो यही बोलता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगी उसकी कब तक, तो वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इंक्रीज कॉन्टिन्यूटी, जैसे जैसे उस पर रिजल्टेंट फोर्स को इंक्रीज करता जाऊँ, जब रिजल्टेंट फोर्स बिगिन टू डिक्रीज, रिजल्टेंट फोर्स को कम करूँ। देखो फोर्स कम ज़्यादा करोगे तो वो रुकना या चलना स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट जीरो, जब उसके ऊपर बाहर से जो रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा हूँ वो जीरो लगा रहा हूँ, तो बिल्कुल जब उस पर जीरो फोर्स लगेगी तो चीज़ एक्सेलरेट करेगी। तो बोल रहा है ना बिल कंटिन्यू रहेगी, कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू एक्सेलरेट करता रहेगा जब तक उसके ऊपर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो उस पर जीरो होनी चाहिए। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज विच ऑफ द एक्सप्रेशन टू फाइंड द फोर्स इज करेक्ट। यहाँ पे फोर्स का कौन सा एक्सप्रेशन सही है, तो बहुत अच्छे से समझा था। न्यूटन का सेकंड लॉ ने ये बताया था, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। देखो ये डिवाइड में नहीं होता, सामने सामने होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर एक पैसेंजर मूविंग ट्रेन के ऊपर कॉइन से टॉस करता है तो उसका जो कॉइन्स है वो कहाँ आगे गिरेगा, उसके पीछे गिरेगा या उसके आगे गिरेगा या उसके हाथ में गिरेगा या ऑन द साइड ऑफ द ट्रेन गिरेगा। तो आप जब गाड़ी में कोई कॉइन टॉस करके देखना तो वापस हाथ में भी आएगा, क्योंकि जैसे आप मूव कर रहे हो वैसे वो भी मूविंग डायरेक्शन में था, तो आपका जो सिक्का है वो आपके हाथ में ही गिरेगा, वो आगे पीछे नहीं जाएगा। आप बस में चलती बस में ऐसे करके कॉइन टॉस करना, देखना कि सिक्का पीछे जाता है, नहीं जाएगा, वो आपके हाथ में आके गिरेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है फोर्स की, एक तो हो गया ना सीधा सीधा फोर्स क्या होती है, लेकिन उसका जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन थी उसकी, जिसको हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में यूज़ किया था, तो वही उसने पूछा था ये कौन सी लॉ की है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन। बाकी फोर्स क्या होता है ये निकाला तो न्यूटन सेकंड लॉ में बताया था, लेकिन उसकी जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन थी जिसको हमने एग्जैक्ट यूज़ किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ में, जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो मोशन की चीज़ रेस्ट में आ जाएगी, रेस्ट की मोशन में चली जाएगी, ये हमने बताया था। तो इसका आंसर न्यूटन फर्स्ट लॉ है। ये थोड़ा सा देख लेना, क्वालिटेटिव डेफिनेशन इसकी फर्स्ट लॉ है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मेजरमेंट है, बिकॉज इट हैज़ अ बोथ अ मैग्नीट्यूड, इसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है इसका, तो वेक्टर क्वांटिटी की एक ही पहचान है, उसकी डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड तो होगा, जैसे मैं बोलता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड भी हो सकती है और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी भी हो सकती है। अगर डायरेक्शन हुआ तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, नहीं हुआ तो स्पीड होगी, और ये इसका मैग्नीट्यूड है, कितनी ज़्यादा चीज़ बड़ी है, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि वेक्टर क्वांटिटी की, यही तो पहचान है। ठीक है, यही तो पहचान है, मैंने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बताई थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आप बच्चे कमेंट बहुत कम करते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताया करो क्लास कैसी लगती है आपको, ताकि हम भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, ताकि हम भी इम्प्रूवमेंट करें और कोशिश करें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी की सारी एग्जांपल लिख के बताओगे जो मैंने आपको बताई थी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, जो आपका वेलोसिटी का और टाइम का जो ग्राफ होता है वो क्या बताता है, तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मुझे क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है रिगार्डिंग वेलोसिटी और स्पीड की, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर, तो मूविंग बॉडी की वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं होगी, या तो इक्वल होगी या कम होगी, स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। आगे देखो, स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर, तो हमेशा हायर नहीं होती, कभी कभी इक्वल भी होती है, तो ऑलवेज तो दोनों साइड गलत हो गया। आगे बोल रहा है, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, जो स्पीड होती है बॉडी की, जो स्पीड होती है, क्या वो वेलोसिटी के अंदर पूरी पूरी होती है, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वेलोसिटी कम होगी तो स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो वो स्पीड इसके अंदर नहीं आएगी। एक्चुअली आपका ऑप्शन नंबर डी सही था। कैसे, जो वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी है इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन,
जो वेलोसिटी है उसी की स्पीड से गिवन डायरेक्शन में, मतलब ऐसे समझ लो कि स्पीड के अंदर वेलोसिटी आ जाती है, और ऐसा जरूरी नहीं कि वेलोसिटी स्पीड के अंदर होगी, ठीक है, वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये समझने वाला क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, और इसका मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, इक्वल और लेस देन ग्रेटर होगा, जहाँ तो वेलोसिटी इक्वल होगा जहाँ हमेशा ज़्यादा होगा। देखो स्केलर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर से ज़्यादा होती है, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एक आदमी 100 मीटर चलता है 10 की स्पीड से, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ऐसा एक न्यूमेरिकल मैंने पहले भी करवाया था। टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, टाइम कितना 10 सेकेंड, तो मीटर पर सेकंड यूनिट दोनों सही है। अगर किलोमीटर होता तो इसको घंटों में बनाता, 0 से 0 कट गया, 10 ऊपर आ गया मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड होगी। 10 मीटर पर सेकंड ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए ना, टोटल एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इसकी एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक कार है, वो 18,000 मीटर चलती है 30 मिनट में, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 18,000 मीटर और टाइम है आधा घंटा, तो मीटर और घंटों में ये कभी कैलकुलेशन नहीं होती। एक याद रखना, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम घंटों में होना चाहिए, स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो ये यूनिट ध्यान रखना, दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। ये मीटर है, इसको किलोमीटर बनाते हैं, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 18,000 में 18 किलोमीटर होगा, और नीचे 30 मिनट है, 30 मिनट है। 30 मिनट का मतलब इसको घंटे बना लो, 1/2 घंटे बना सकते हो। ये किलोमीटर, ये घंटे, सही हो गया किलोमीटर पर आवर्स। तो अभी देखो 18 के ऊपर 2 ऊपर चला गया, ये आ गया 36 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया, ठीक है। जिसने मैथ पढ़ा उसको समझ आ जाएगा, जिसने मैथ नहीं पढ़ा उसको मे भी इसका समझ ना आए, तो इतनी डिटेल में आपको नहीं समझा सकता। अब ये उसने पूछा मीटर पर सेकंड में, तो आपको पता होना चाहिए 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं, तो 18 को बनाया 36, इसको भी डबल कर दो तो इसमें 10 मीटर पर सेकंड होंगे। बस यूनिट का ही ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 60 मीटर चलता है 1 मिनट में, फिर वो 30 मीटर चलता है 2 मिनट में, एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना 60 प्लस 30 मीटर, टाइम 1 मिनट प्लस 2 मिनट, ये हो गया 60 30 90 मिनट। बट यहाँ पे क्या है, ये ऊपर 90 मिनट है, नीचे मिनट में टाइम है, ऊपर मीटर है, तो नीचे सेकंड बनाना पड़ेगा। 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 180 सेकंड, कट गया 1/2, 1/2 क्या मीटर पर सेकंड, 1/2 मीटर पर सेकंड है आंसर। उसने पूछा क्या 3 मिनट में कितना चलेगी, इन एवरेज स्पीड ओवर द मिनट 3 मिनट वॉक। तो एवरेज स्पीड उसने क्या मीटर सेकंड में दी ना, आपका आंसर कितना आया, एक मिनट निकाल लेते हैं क्वेश्चन। ये मीटर, हाँ ये भी मीटर, ठीक है, मीटर मीटर हो गया, और टाइम है मिनट में, तो 90 मीटर हो गया टोटल, और टाइम है 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड। ठीक है, 1/2 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर। 1/2 मीटर पर सेकंड ऑप्शन है कोई, 1/2 मीटर पर सेकंड ऑप्शन है कोई, और 5 मीटर सेकंड नहीं होगा, 1 मीटर सेकंड नहीं होगा, ये सारे गलत है। 1/2 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि आपका एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 60 मीटर एक चला, 30 मीटर एक चला, टोटल टाइम कितना है 1 मिनट और बाद में 2 मिनट, मतलब 90 मीटर पूरा चला, टाइम है 3 मिनट। तो मीटर के लिए सेकंड चाहिए होते हैं, 90 मिनट तो 3 मिनट में 180 सेकंड होते हैं, ये कट गया 1/2 ऊपर मीटर पर सेकंड, 1/2 मीटर पर सेकंड या 0.5 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन अगर पहला बनाना तो इसमें पॉइंट लगा दो, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी गाड़ी में शॉकर प्रोवाइड किए जाते हैं इंजरी को अवॉइड करने के लिए। ये किसका कॉन्सेप्ट होता है, किसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। मैंने आपको न्यूटन का जब मैंने सेकंड लॉ बताया था, मैंने बोला यहाँ भी इंजरी होगी, उसकी वजह से उसको बचने के लिए कुछ भी किया जाए, तो वो सारा कॉन्सेप्ट न्यूटन सेकंड लॉ का होता है। मैंने बहुत अच्छे से बताया था, क्यों, क्योंकि शॉकर लगाते हैं जब आप नीचे गिरते हो जंप की वजह से, तो शॉकर की वजह से वो शॉकर प्रेस होते हैं और नीचे गिरने का टाइम आपका बढ़ जाता है। जैसे टाइम बढ़ेगा तो उसी टाइम क्या होगा, आपका
फोर्स कम लगेगा आपके ऊपर और इंजरी भी कम होगी। तो इसका आंसर आएगा न्यूटन सेकंड लॉ। एक बच्चे ने, मैंने कमेंट देखा था, उसने पूछा था कि सर उसने क्या पूछा था मेरे को भूल गया। उसने पूछा था कोई चीज़ अगर ऊपर से आ रही है, कुछ ऐसा नहीं था। देखो उसको, उसका आंसर ये था कि चीज़ का टाइम ज़्यादा कब कम ज़्यादा करना, जब आप उस पर फोर्स लगा चुके होते हो, उसके बाद जब आपने ज़मीन पे गिरना होता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है उस टाइम को बढ़ाने और कम करने की बात हो रही है। तो ये उस बच्चे का आंसर था, उस हिसाब से ये होगा। ठीक है, मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन भूल गया उसका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। एक आदमी चलती गाड़ी से जंप करता है, ठीक है, चलती गाड़ी से, वो गिर जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, किसकी वजह से? इनर्शियल मोशन की वजह से। ठीक है, इनर्शियल रेस्ट नहीं होगा, ठहरना नहीं होगा, ऑल भी नहीं होगा, क्योंकि मोशन की वजह से वो चलती गाड़ी से जंप करेगा। तो मैंने बोला था याद कैसे रखना होता है, कोई चीज़ पहले मोशन में है तो इनर्शियल मोशन लगता है, कोई पहले रेस्ट में है तो इनर्शियल रेस्ट लगेगा। तो ये मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। ठीक है, इसमें कौन सा मेजरमेंट यूनिट है प्रेशर का? तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपने मेरी पहली क्लास पढ़ी होगी, मैंने आपको बताया था न्यूटन ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसके बाद ऐसा यूनिट आप मुझे खुद निकाल के कमेंट सेशन में आंसर करना। तो ये थे आज की क्लास के 25 क्वेश्चन, जो आपका चैप्टर रिवाइज भी हो गया और इसका कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब हम अगली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं अगली क्लास में। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो आप लोग शेयर नहीं करते हो, इसलिए हम लोग क्लास में भी थोड़ा सा हमें इतना मोटिवेशन मिलता नहीं है, डेडिकेशन नहीं मिलता कि हम क्लास रेगुलर करें, क्योंकि जब मैक्सिमम बच्चे नहीं देखेंगे तो हम किसके लिए पढ़ाएंगे? हम तो फिर पेड बच्चों को ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो इसलिए आपका, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।